डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके हाई स्कूल एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 सेंट्रल आइडिया, और इन्हीं में से एक कम से कम एक आएगा ज़रूर आपके एग्ज़ाम में। तो उनमें से पहला सेंट्रल आइडिया लिया है एनिमल पोएम का, जिस पोएम के लिए लिखा है वाल्ट व्हिटमैन ने। तो आइए देखते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। Through this poem, the poet Walt Whitman highlights the positive qualities of animals. Through this poem, इस कविता के माध्यम से कवि वाल्ट व्हिटमैन पशुओं के सकारात्मक गुणों पर प्रकाश डालता है। हाईलाइट्स मीन्स हाईलाइट करता मतलब प्रकाश डालता है। He also expresses his desire to live with them. He means वह also means भी expresses प्रकट करता है his desire अपनी इच्छा to live with them। वह उनके साथ रहने की अपनी इच्छा को भी प्रकट करता है। बिकॉज दे आर सीरीन एंड सेल्फ कंटेंटेड, क्योंकि वे शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं। दे डू नॉट बीबेल ओवर देयर कंडीशन, वे रोना नहीं रोते हैं अपनी दशा पर, वे अपनी दशा या अपनी स्थिति पर रोना नहीं रोते हैं। दे नाइदर वीप फॉर देयर सिंस नॉर डिस्कस अबाउट देयर ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड। दे नाइदर ना तो रोते हैं अपने पापों के लिए, और ना ही डिस्कस करते हैं विचार विमर्श करते हैं भगवान के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में। दे नाइदर हैव ग्रीड नॉर थिंक बैड फॉर अदर्स, वे ना तो लालच रखते हैं और ना ही दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दे possess द क्वालिटीज ऑफ लव, सेटिस्फैक्शन एंड सिंपैथी। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वे प्रेम, संतुष्टि और सहानुभूति के गुण रखते हैं। तो ये था पहला सेंट्रल आइडिया एनिमल्स पोएम का। और सेकंड सेंट्रल आइडिया है, ये है डस्ट ऑफ स्नो पोएम का। इसको देखते हैं। डस्ट ऑफ स्नो इज़ अ फाइन पोएम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक सुंदर पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रची गई। द पोएट वॉज इन अ डिप्रेसिव मूड, कवि एक उदास मूड में था। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री अ क्रो शेक्स ऑफ द डस्ट ऑफ द स्नो ऑन द पोएट, धतूरे के पेड़ से एक कौआ बर्फ के कुछ कण कवि के ऊपर गिरा देता है। द स्नो चेंजेस द पोएट्स मूड, ये जो बर्फ होता है वो कवि का मूड बदल देता है। एंड मेक्स हिम हैप्पी, और उसे प्रसन्न बना देता है। ही हैज़ वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज डे रिग्रेटिंग, वह अपने दिल का एक भाग अब पछतावा करते हुए गंवा चुका है। बट नाउ विद द चेंज ऑफ मूड ही वांट्स टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, लेकिन अब वह एक अपने चेंज मूड के साथ हैं, मतलब जो उसका मूड चेंज हो चुका है, अच्छा मूड हो चुका है, तो उसके साथ वो अपना जो बचा हुआ दिन का भाग है उसका यूटिलाइज करना चाहता है, उपयोग करना चाहता है। द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहता है, दैट समटाइम्स कभी कभी सर्टेन एक्शंस और थिंग्स विच सीम सिंपल, कभी कहना चाहता है कि कभी कभी कुछ कार्य या चीज़ें जो बड़ी साधारण या मामूली प्रतीत होती हैं, हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस, उनका भी बड़ा महत्व होता है। दीज में गिव अस न्यू डायरेक्शन और जील, ये भी हमारे लिए एक नई दिशा और उत्साह दे सकती हैं। तो ये था डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। और अब देखते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोएम है फायर एंड आइस। द पोएम फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेडिक्ट्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा रचित कविता फायर एंड आइस प्रेडिक्ट्स भविष्यवाणी करती है संसार के अंत के बारे में। सम पीपल से, कुछ लोग कहते हैं, दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ में अंत होगा, कुछ कहते हैं कि ये फायर में अंत होगा, मतलब आग में। वैसे ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पे फायर कर लें और यहाँ पे आइस कर लें। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिज़ायर और ग्रीड, कवि के अनुसार जो आग है वो इच्छा या लालच का प्रतीक है। आइस स्टैंड फॉर हैट्रेड, और जो बर्फ है वो घृणा का प्रतीक है। टू फुलफिल हिज डिज़ायर मैन विल डिस्ट्रॉय द नेचुरल रिसोर्सेज, अपनी इच्छा को भरने के लिए, पूर्ण करने के लिए व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देगा। एंड ड्यू टू हेट, और घृणा के कारण क्या होगा, वार एंड टेररिज्म विल टेक प्लेस, और घृणा की वजह से युद्ध और आतंकवाद जन्म लेगा या उत्पन्न होगा।
दस बोथ विल कॉज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से ये दोनों ही संसार के अंत का कारण बनेंगे या संसार का अंत उत्पन्न करेंगे। तो बड़ी ही अच्छी और ये सिंबॉलिक पोएम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इसमें ये कहना चाहते हैं कि संसार का जो विनाश है वो दो ही कारणों से हो सकता है, या तो ईर्ष्या और तीव्र इच्छा की वजह से या फिर घृणा की वजह से। और ये लास्ट सेंट्रल आइडिया है, ये है द ट्रीज। जो पोएम है इसको लिखा है एडर्न रिच ने। इसका मीनिंग समझते हैं। इन दिस पोएम द पोएट एडर्न रिच वांट्स टू मेक मैन अवेयर ऑफ हिज मर्सिलेस एंड सेल्फिश बिहेवियर टुवर्ड्स ट्रीज। इस कविता में कवि एडर्न रिच आदमी को उसके निर्दयी और स्वार्थी बिहेवियर की ओर सचेत करना चाहता है। टुवर्ड्स ट्रीज, वृक्षों के प्रति। मतलब इस पोएम में कवि आदमी को उसके वृक्षों के प्रति निर्दयी और स्वार्थी रवैया के प्रति सचेत करना चाहता है। मैन शुड नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट टू डेकोरेट हिज हाउस। आदमी को जंगलों को नहीं उजाड़ना चाहिए अपना घर सजाने के लिए। दीज आर नेसेसरी फॉर क्रीचर्स, ये प्राणियों के लिए आवश्यक होते हैं। ट्रीज आर हैप्पी एंड कंफर्टेबल इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वृक्ष खुश होते हैं और आरामदायक स्थिति में होते हैं इन देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक निवास स्थान में। वो क्या होता है? फॉरेस्ट। व्हेन दे आर प्लांटेड इन अ हाउस, जब उनको एक घर में लगा दिया जाता है, दे कैन नॉट ग्रो वेल, वो अच्छे से बढ़ पौड़ नहीं पाते हैं। इम्प्रिजन्ड इन द हाउस, घर में कैद होकर के दे फील सफोकेटेड, वो बंधा हुआ फंसा हुआ महसूस करते हैं। और सफोकेट मीन्स होता है गला घोंटना। वो ऐसा महसूस करते हैं मानो उनका दम घुट रहा हो। एंड रेस्टलेस, और बेचैन महसूस करते हैं। देयर इज नाइदर इनफ स्पेस नॉर लाइट फॉर देयर ग्रोथ, वहाँ ना तो पर्याप्त स्थान होता है ना ही प्रकाश होता है उनकी वृद्धि के लिए। सो वी शुड टेक देम आउट इन द ओपन, इसलिए हमें उनको ओपन यानी खुले में ले जाना चाहिए। एंड लेट देम लिव हैप्पीली, और उनको खुशी खुशी जीने देना चाहिए। तो ये पोएम एक इस बात को भी दर्शाती है, सिखाती है कि जिस प्राणी का, जिस सजीव वस्तु का नेचुरल स्थान है उसके जीने का, तो वहीं वो अच्छे से रह सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हमने इसमें शामिल किए थे और इनमें से ज़रूर एक न एक आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो आप इनके लिए समझ लें, लिख लें, तैयार कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।